नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल जीएसटी कर पर। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और घर पर मन से पढ़ रहे होंगे। तो हमारा सफ़र हिस्ट्री में आईएनसी का उदारवादी और उग्रवादी का सफ़र चला था। क्रांतिकारी के बारे में भी हम लोग कुछ समझे थे, लेकिन पूरी तरह से हम इन सभी के बारे में टॉपिक पर जब आएंगे तब हम समझेंगे। अभी ये इंट्रोडक्शन का क्लास है आईएनसी का, इसको बारीकी से आप लोग अच्छे एक एक घटना को आप लोग बारीकी से क्या कीजिए समझिए, उसके बाद इसका टॉपिक पढ़ने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। और मुझे उम्मीद है कि इंट्रोडक्शन का भी क्लास जैसा आप लोगों का रिस्पॉन्स रहा कमेंट में, उससे मुझे पता चल गया है कि आप लोगों को क्लास करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो बस ऐसे ही आप लोग मन से पढ़ते रहिए और आप लोगों का रिस्पॉन्स देखकर मुझे भी बहुत मन करता है कि और अच्छा कंटेंट आप लोगों के सामने रखूँ। तो ऐसे ही बस अपना प्यार बनाए रखिएगा मेरे साथ और क्लास आप लोग कंटिन्यू करते रहिए। चलिए देखते हैं। तो भारत के इतिहास में आईएनसी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। केंद्रीय लेवल का संस्था आपको पता है। और आज जो होगा इंट्रोडक्शन के क्लास में गांधी जी का भारत की राजनीतिक व्यवस्था में क्या होगा, एंट्री होगा। तो उनका एंट्री होगा और उनके एंट्री के बाद क्या भारत के इतिहास में क्या क्या घटना चलता है उसको हम लोग समझेंगे, एक के बाद एक समझते जाएंगे। और लास्ट में क्या होगा, 15 अगस्त 1947 को भारत का आज़ादी हो जाएगा और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी का हत्या कर दिया जाएगा। तो देखते हैं आज का जो इतिहास का जो इंट्रोडक्शन क्लास है उसमें गांधी जी का एंट्री से लेकर गांधी जी के हत्या तक का कहानी। अगर पॉसिबल हुआ तो इसमें खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ी बात होता है खत्म होना नहीं होना वो अलग बात है, लेकिन समझ में आ रहा है ये सबसे बड़ी बात होती है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। आज 1919 का कहानी क्या होता है, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था? एक काला कानून था। रॉलेट एक्ट उस समय जो था क्रांतिकारियों का काफी ज्यादा वर्चस्व बढ़ रहा था और इन सभी क्रांतिकारियों से परेशान कौन हो गए थे? अंग्रेज हो गए थे। तो परेशान होने की वजह से इन्हीं को दमन करने के लिए, इन्हीं को दबाने के लिए, इनके विद्रोह को दबाने के लिए एक नया कानून लाए और ये कानून का नाम रॉलेट एक्ट दिया गया। रॉलेट एक्ट जो थे वो सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में बनाया गया एक कानून था, इसीलिए इस कानून का नाम रॉलेट एक्ट दिया गया। रॉलेट एक्ट हुआ क्या था, किसी भी हर हाल में अंग्रेज भारत के राष्ट्रवादियों को तोड़ना चाहते थे और वास्तविक रूप से राष्ट्रवादी के तरह काम उस समय कौन कर रहे थे, लड़ कौन रहे थे, तो क्रांतिकारी ही लड़ रहे थे। तो इनडायरेक्टली वे में इनका जो ये कानून लाने का मकसद था वो कहीं ना कहीं आतंकवादियों के लिए ही था। तो बस इसी कानून को लाए और इस कानून का सबसे बड़ा मकसद ये था कि इसमें शक के आधार पर लोग क्या कर लेना था, गिरफ्तार कर लेना था। किसी भी जनता पर अगर जो शक हो तो हर पुलिस स्टेशन में ये खबर दे दिया गया था कि जिस पर भी आपको क्या हो, शक हो, आप उसको क्या कीजिए, तुरंत गिरफ्तार कर लीजिए। और इस कानून में क्या था कि गिरफ्तार किए गए जो भी अपराधी थे, अपराधी हो या ना हो, बस शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेना था। तो ना तो वो अपील कर सकता था, ना वकील रख सकता था, ना ही अपना दलील दे सकता था, कुछ नहीं, ना अपील, ना वकील, ना दलील वाला ये कानून बना। तो इसी कानून को महात्मा गांधी क्या बोलते हैं कि ये क्या है, काला कानून है, काला कानून है। तो एक कानून का तो बस हम समझ गए कि रॉलेट एक्ट क्या था, एक काला कानून था, राष्ट्रवाद को कम करने के लिए लाया था, मुख्य रूप से क्रांतिकारियों का दमन के लिए आया था। इस कानून में एक विशेषता ये था कि ये ना अपील, ना वकील और ना दलील वाला कानून था और इस कानून को महात्मा गांधी क्या बोले, काला कानून बोले। यहाँ तक का कहानी भी रॉलेट एक्ट आया तब हुआ। अब देखिए आगे का कहानी क्या होता है। आगे क्या होता है कि इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी विश्वव्यापी हड़ताल करते हैं और रॉलेट सत्याग्रह शुरू करते हैं। तो ये रॉलेट सत्याग्रह कब होता है शुरू? 6 अप्रैल 1919 को होता है। अब देखिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। इसके पहले का कहानी समझिएगा। जिस तरह से उस समय रॉलेट एक्ट कानून बना था, अभी भी वर्तमान में भारतीय संविधान में एक ऐसा कानून है जो रॉलेट एक्ट तरह ही काम करता है। आर्टिकल 22 क्लॉज 4, आर्टिकल 22 क्लॉज 4, इसको हम लोग बोलते हैं निवारक निरोध कानून। ये कानून का भी खूबी यही है कि शक के आधार पर अगर जो लग रहा है कि ये आदमी कुछ समय बाद दंगा करने वाला हो या कुछ भी अशांति फैलाने वाला हो, तो उसको पहले ही क्या किया जाता है, शक के आधार पर पकड़ लिया जाता है। जैसे देखिए हम देखें इसका
एग्जाम्पल अगर जो देखें तो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने वाला था, तो वहां सरकार को ये पता था कि अगर जो हम यहाँ पे आर्टिकल 370 हटाएंगे तो वहां क्या होगा, दंगा होगा ही, अशांति भड़केगा ही। तो इसीलिए आर्टिकल 22 के 4 के तहत वो क्या किए कि जिन भी व्यक्तियों पर उनका शक था उनको पहले ही क्या करके गिरफ्तार करके जेल के अंदर अंडरग्राउंड कर दिए कि वो ना रहेंगे ना ही दंगा वो बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 370 जो था वो जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दे रहा था, एक अलग तरह से वहां का कानून व्यवस्था को वो बनाए रख रहा था। अब देखिए, जब आर्टिकल 370 हटाया गया तब इमरान खान यूएनओ में जाकर भाषण दिए क्या कि जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 370 एक विशेषाधिकार था, उसको क्या किए, वहां के भारत के सरकार ने उसको हनन किया है, इलीगली तरीके से उसको क्या किया, खत्म किया, समाप्त किया है। और पूरे जम्मू कश्मीर के 80 लाख जनता को क्या किया है, कर्फ्यू बंद किया है। आखिर क्या होगा जब ये कर्फ्यू समाप्त होगा? तो जम्मू कश्मीर में नरसंहार होगा। मतलब समझिए, इमरान खान को भारत के एक राज्य का क्या था, ख्याल था, उनका सोच इतना दुर्गामी था। जिस समय आर्टिकल 370 खत्म किया गया उस समय वो सोचने लगे थे कि आगे आने वाला समय में क्या होगा, यहाँ दंगा होगा, यहाँ फसाद होगा। लेकिन उनका ये दुर्गामी सोच सिर्फ भारत के लिए था। क्या उनका अगर जो दुर्गामी सोच खुद के लिए रहता तो ये जान नहीं पाते कि वो अपना सत्ता बचाने में ही क्या रहेंगे, नाकाम रहेंगे। और देखिए क्या हुआ कि उन पर अविश्वास प्रस्ताव आने वाला, उनका सत्ता अब क्या है, खतरे में है। तो मतलब भारत के लिए सोच रहे थे लेकिन वो अपने बारे में नहीं सोच पाए। इमरान खान को धन्यवाद बोलिए कि वो क्या कर रहे हैं, भारत के बारे में सोच रहे थे। अब भारत के बारे में सोचते सोचते अपने बारे में सोचना भूल गए, और जब अपने बारे में सोचना भूल गए तो क्या हुआ, उनका सत्ता खतरे में आ गया। तो चलिए आप सोचते रहिए भारत के बारे में, बहुत अच्छा बात है, बहुत मतलब तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करते हैं कि आप भारत के बारे में इतना सोचे और भारत की सोच में ही क्या किए, अपना सत्ता को डुबा दिए। वो कहते हैं ना, जिनके घर खुद शीशे के बने होते हैं दूसरे के घर में झांका नहीं करते हैं। अब कौन समझाए इन लोगों को, अपना शासन व्यवस्था तो चलता नहीं है और दूसरे की जगह क्या जाते हैं, टांग अड़ाने जाते हैं। चलिए देखिए आगे। अब दौर आता है जब ये रॉलेट एक्ट को लागू किया गया, तब 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी द्वारा रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया जाता है। और जब ये रॉलेट सत्याग्रह शुरू करते हैं तो इसके बाद इनको 8 अप्रैल को क्या किया जाता है, अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार करके बंबई भेज दिया जाता है। इसके बाद 8 अप्रैल के बाद 9 अप्रैल को क्या किया जाता है, अमृतसर के 2 निवासी थे, एक का नाम सैफुद्दीन किचलू और एक का नाम सत्यपाल मलिक था। इन दोनों को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन कौन अच्छा कौन खराब ये समाज वाले लोग अच्छे से जानते हैं। तो इन दोनों को जब सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को जब गिरफ्तार किया जाता है तो इनके समाज के लोग जो भी अमृतसर के लोग थे जानते थे कि ये दोनों अच्छे व्यक्ति हैं, भले व्यक्ति हैं। तो इन्हीं दोनों को छुड़ाने का क्या किया जाता है, अमृतसर में एक जलियांवाला बाग है, वहीं पर मीटिंग करते हैं कि इन दोनों को छुड़ाया कैसे जाए। तो इस बात का मुखबिरी मतलब कि गद्दारी कौन कर देता है, हंसराज नाम का एक व्यक्ति है, वो जाकर अंग्रेज को बता देता है। अंग्रेज को बता देता है कि आपके खिलाफ क्या किया जा रहा है, योजना बनाया जा रहा है। अब वहां पर जो था पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे वो जनरल ओ डायर था और अमृतसर का सेनापति जो था जनरल आर डायर था। तो जनरल ओ डायर आदेश देता है जनरल आर डायर को, और जनरल आर डायर ही आके यहाँ क्या करता है, जलियांवाला बाग में 3 मिनट का समय देता है कि 3 मिनट में आप क्या कीजिए, पूरे जलियांवाला बाग को खाली कीजिए। और उस जलियांवाला बाग से निकलने का रास्ता इतना संकीर्ण था कि लोग निकल नहीं पाते हैं। और उसके बाद जनरल आर डायर क्या करता है, निहत्थों पर लगभग 1650 राउंड क्या करता है, गोलियां बरसाता है, जिसमें हजारों निर्दोष लोगों की जान चला जाता है। और इस बात का मुखबिरी कौन किया था, ये गद्दार हंसराज किया था, जाकर अंग्रेजों से बताया था कि आपके विरुद्ध क्या किया जा रहा है, योजना बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनता है कि जनरल ओ डायर जो था वो आदेश देने वाला था और जनरल आर डायर जो था
वो गोलियां बरसाने वाला था। और इसी जनरल ओ डायर को उधम सिंह कौन लंदन में जाकर 1940 में क्या करते हैं, गोली मारते हैं। और उधम सिंह को वहीं लंदन में ही क्या हो गया, फांसी पड़ गया। अब देखिए ये जो घटना हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये इतिहास का सबसे बड़ा गोलीकांड था। इतिहास का सबसे बड़ा गोलीकांड कौन, जलियांवाला बाग हत्याकांड था। और ये घटना जो था पूरे भारतीय समाज को झकझोर के रख दिया। इसी के फलस्वरूप अब देखा क्या जाता है कि एकदम वास्तविक रूप से गांधी जी राजनीति में क्या ले लेते हैं, प्रवेश ले लेते हैं। और अभी तक जो गांधी जी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो या उसके बाद हो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, अब वही गांधी जी क्या कहते हैं कि अब हम अंग्रेजों का विरोध करेंगे। मतलब अब सहयोग ना करके क्या करेंगे, असहयोग करेंगे। अब इस असहयोग में क्या कहते हैं, असहयोग का रणनीति कैसे बनाते हैं। 1917 में आए तो चंपारण में सफलता पाए, 1918 में अहमदाबाद मिल में भी सफलता पाए, फिर 1918 में खेड़ा सत्याग्रह में भी क्या पाए, सफलता पाए। उसके बाद ये फिर अब सोचे क्या कि जब इस सारे चीजों में जब सफलता पा रहे हैं तो असहयोग आंदोलन अब हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे। और ये लक्ष्य रखें कि 1 साल में हम अंग्रेजों को क्या करेंगे, भारत से भगाएंगे, भारत से 1 साल में भगाएंगे। और यहीं पर 1 साल का लक्ष्य रखते हैं कि 1 साल में हम भारत को क्या कर देंगे, आजाद कर देंगे। और असहयोग आंदोलन को शुरुआत करते हैं। इस असहयोग आंदोलन में अंग्रेज की हर व्यवस्था को, हर वस्तुओं का क्या किया जाता है, बहिष्कार किया जाता है। वही होता है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन भारत का पहला जन आंदोलन था। इस आंदोलन में बच्चे, बूढ़े, महिला, पुरुष, शिक्षित, अशिक्षित सभी लोग क्या किए, भागीदारी लिए। सब लोग क्या लिए, भाग लिए। जब असहयोग आंदोलन चला तो ये धीरे धीरे क्या किया, बहुत ही ज्यादा चरम पर पहुंच गया। मतलब कि अंग्रेजों को भी ये लगने लगा कि अब भारत में अपना व्यवस्था को कायम रखना मामूली बात नहीं है। मतलब कि जब ये चरम पर पहुंचा तब हो गया क्या, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा जो यूपी में है वहां कांड हो गया। वहां क्या हुआ कि 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा कहां जला दिए, जेल के अंदर बंद करके, पुलिस थाने के अंदर बंद करके क्या कर दिए, जला दिए। अब हुआ क्या कि ये खबर गांधी जी को पहुंचा और वो क्या किए, वहीं से गुजरात से ही 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन का समापन का क्या कर दिए, घोषणा कर दी कि मतलब कि ये आंदोलन क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। यहाँ कहीं ना कहीं गांधी जी को ये लगने लग गया था कि अब ये आंदोलन से हम क्या नहीं, भारत को आजादी नहीं दिला सकते हैं। और गांधी जी पहले ही क्या कर चुके थे, 1 साल का लक्ष्य तय कर चुके थे। तो गांधी जी को भी कहीं ना कहीं कोई मौके का तलाश था कि हमको कोई वैसा मिले मौका और हम क्या करें, इस आंदोलन को स्थगित करें। और उनको ये मौका मिल भी जाता है चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कांड में। अब चौरी चौरा कांड होता है तो उसके बाद 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। जिसमें जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं भी इनको कि अगर कश्मीर में कोई घटना होता है तो उसका सजा हम कन्याकुमारी को क्यों दें, कि मतलब कि चौरी चौरा में हुआ है घटना, तो आप चौरी चौरा में आप असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिए, पूरे भारत में आपको करने का क्या जरूरत था। तो मतलब इस नीति से या सहयोग आंदोलन करने की नीति से क्या होते हैं, काफी पूरे भारत के जनता गांधी जी से क्या होते हैं, खफा हो जाते हैं। अब समझने वाला बात यह है कि जब गांधी जी ये आंदोलन समाप्त किए थे तब उनको 1922 में क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। अब 1923 में क्या हुआ कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ये दोनों मिलकर क्या किए, एक नया पार्टी कांग्रेस से हटकर एक स्वराज पार्टी का गठन किए। और इनका ये मानना था कि स्वराज पार्टी का गठन हम करेंगे और हम इलेक्शन लड़ेंगे और चुनाव जब लड़ेंगे तो चुनाव में जब जीतेंगे तो वहां हम जाके क्या, कार्यकारिणी परिषद में हम क्या बनेंगे, सदस्य बनेंगे हम लोग। और सदस्य बनने के बाद जो भी भारत की विरुद्ध नीतियां बनेगा उसमें हम सरकार का क्या करेंगे, विरोध करेंगे। मतलब कि हम वो नियम बनने नहीं देंगे। ये किनका मानना था, ये इन दोनों का मानना था। और 1923 में स्वराज पार्टी का गठन भी करते हैं। तो गांधी जी के ये समापन के निर्णय से क्या हुआ कि भारत
कि सभी जनता उनसे निराश हुए और उनसे ही नहीं बल्कि कांग्रेस से निराश हो गया और लोग सपोर्ट फिर 1923 में किसको कर दिए, स्वराज पार्टी को कर दिए और 1923 में एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में स्वराज पार्टी क्या हुआ, उभरा। लेकिन देखते हैं क्या, शुरुआत में तो ये अपना काम बखूबी निभाते हैं, लेकिन धीरे धीरे इनका शुरुआत में ये लक्ष्य था कि हम कार्यकारिणी परिषद में तो रहेंगे लेकिन हम कोई सरकारी पद का फायदा नहीं उठाएंगे, मतलब हम किसी भी सरकारी पद को प्राप्त नहीं करेंगे। लेकिन देखते हैं क्या कि बाद की शुरुआत में अच्छे से काम करते हैं, बाद के दिनों में धीरे धीरे लगभग सभी व्यक्ति सरकारी पद को हासिल कर ही लेते हैं और अंग्रेज फिर जनता को समझाने में सफल हो जाता है कि देखो तुमको झूठी दिलासा देके क्या गया था, कार्यकारिणी परिषद में गया था और वहां जाके अब क्या करने लगा, सरकारी पद का लाभ उठा रहा है और जनता के लिए कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो जनता का भी मन कहीं ना कहीं इन सबसे हटने लगता है। फिर जब 1928 का दौर आता है तो 1928 का दौर में जब फिर से इलेक्शन होता है तो ये उतना बखूबी परफॉर्म नहीं कर पाते जितना 1923 में किए थे और फिर बाद में क्या होते हैं, ये संस्था जाकर कांग्रेस से मिल जाते हैं। अब 1927 नवंबर 1927 में देखते हैं, नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है। साइमन कमीशन का गठन क्यों होता है, देखते हैं कि 1909 का एक्ट था, 1909 के बाद 1919 का एक्ट आया, 1919 के बाद फिर से जो एक्ट बनने वाला था, तो 1919 के बाद जो भी एक्ट बनता, जैसे 1935 का ही एक्ट बन रहा, तो पहले हम जो एक्ट लागू था उसके बारे में क्या करते, पहले जांच पड़ताल करते। अंग्रेज पहले जांच पड़ताल करते कि ये जो एक्ट हम बनाए थे, ये जो अधिनियम बनाए थे, ये जो कानून बनाए थे वो किस हद तक सही मेरा था, क्या इसमें खराबी था तो उसको हम क्या करेंगे, हटाएंगे, और क्या अच्छा था तो उसको हम बरकरार रखेंगे। लेकिन दिक्कत ये हुआ कि नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ और ये फरवरी 1928 में ये साइमन कमीशन कहाँ आया, भारत आया। भारत क्या आया था, 1919 के एक्ट का क्या करने, जांच करने आया था। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं था किसी को, सबको पता था कि अच्छा इसमें जो भी खराबी है उसको बदला जाएगा। लेकिन दिक्कत इसमें यही था कि इसमें इस जांच कमेटी में जितने भी सदस्य थे वो सबके सब क्या थे, अंग्रेज ही थे। मतलब भारतीय एक भी सदस्य नहीं था। भारतीय सदस्य होता तब न जाकर उसको सही क्या है गलत क्या है वो दर्शाता, लेकिन सब अंग्रेज इंग्लैंड से उठकर आए थे, तो यहाँ के समाज व्यवस्था में क्या चल रहा है, कानूनी व्यवस्था कैसे चल रहा है, राजनीतिक व्यवस्था कैसे चल रहा है, उसको क्या पता। स्थानीय लोगों को जब तक नहीं आप रखिएगा तब तक कानून में कैसा खराबी है, क्या अच्छाई है, कैसे आपको पता चलेगा। तो इसी का क्या किया गया, साइमन कमीशन का विरोध किया गया, क्योंकि इसमें सभी लोग क्या थे, अंग्रेज थे। इतना ज्यादा विरोध होता है साइमन कमीशन का कि भारतीयों को लगता है चलो इतना ज्यादा विरोध हुआ है तो ये अपना रिपोर्ट जारी नहीं करेगा, लेकिन फिर भी क्या कर दिया जाता है, 1930 में साइमन कमीशन का रिपोर्ट जारी कर दिया जाता है। जब 1930 में साइमन कमीशन का रिपोर्ट जारी होता है तब कांग्रेस, उस समय यहाँ के सचिव, भारत के सचिव उस समय बर्किनहेड थे। अब कांग्रेस जाता है बर्किनहेड के पास अपने एक नए संविधान के निर्माण की मांग करने, तो उस समय बर्किनहेड भी इसको बोल देता है कांग्रेस को क्या कि ठीक है तुमको हम आदेश दिए क्या बनाने का, अपना संविधान बनाने का। कांग्रेस लोग खुश हो जाता है, चलो भाई मिल गया ना हमको कम से कम संविधान बनाने का छूट। लेकिन बोलता है बर्किनहेड क्या कि तुमको संविधान बनाने से पहले मेरा एक शर्त मानना पड़ेगा। अब वो शर्त क्या था, तो बर्किनहेड शर्त ये रखता है कि तुम जो भी संविधान बनाओगे उसमें पूरे भारतीय के सभी धर्म, सभी जाति, सभी अल्पसंख्यक, सभी का क्या होना चाहिए, सहमति होना चाहिए। मतलब तुम्हारे बनाए गए संविधान से किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर जो तुम ऐसा संविधान बनाते हो तब बोलो हम तुमको संविधान, तुम्हारा बनाया संविधान हम लागू कर देंगे। तो कांग्रेस भी एकदम हाँ कर देता है कि ठीक है हम ऐसा संविधान क्या करेंगे, बना कर लाएंगे। तब हो जाता है क्या, 1928 में अपना संविधान भारत बनाना शुरू करता है, जिसका नाम दिया जाता है नेहरू रिपोर्ट। ये नेहरू रिपोर्ट जवाहरलाल नेहरू के नाम पर नहीं, मोतीलाल नेहरू के नाम पर इस रिपोर्ट का नाम क्या रखा गया, नेहरू रिपोर्ट। भारत का पहला संविधान कौन था, नेहरू रिपोर्ट ही था। अब देखो क्या होता है कि जब नेहरू रिपोर्ट बन जाता है तब मोतीलाल नेहरू अपने बेटे जवाहरलाल नेहरू से कहते हैं क्या कि देखो बेटा चलो तुम मेरे साथ, तुमको हम दिखाते हैं कि मेरा कितना इज्जत है, तुमको हम दिखाते हैं कि मेरा कितना इज्जत है। वो अपने बेटे जवाहरलाल नेहरू को लेकर कहाँ जाते हैं,
बर्केनहेड के पास जाते हैं। तो जैसे ही वो बर्केनहेड के पास पहुंचते हैं तो पीछे से जिन्ना, पीछे से आगा खां, पीछे से अम्बेडकर, मुस्लिम, ईसाई, सभी अल्पसंख्यक, सब लोग क्या करते हैं, उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। तो मोतीलाल नेहरू अपना इज्जत दिखाने जाते हैं अपने बेटे को, किसके सामने, बर्केनहेड के सामने। तो जो अपना रिपोर्ट पेश करते हैं बर्केनहेड को, तो उसके बाद क्या करता है, सभी लोग अपने अपने मांग मांगने आ जाते हैं। वो कहता है कि हमको भी अधिकार चाहिए, वो कहता है हम भी अल्पसंख्यक हैं, हमको भी चाहिए, अम्बेडकर कहता है हम भी दलित हैं, हमको भी चाहिए, जिन्ना कहता है हम भी मुसलमान हैं, हमको भी चाहिए। सभी लोग अपना अपना मांग मांगते हैं। तो ये चीज बर्केनहेड तो पहले ही दर्ज कर दिया था कि कोई भी वर्ग तुमसे, तुम्हारे बनाए संविधान से नाखुश नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो सबके सब क्या दिखे, नाखुश दिखे। तो जब नाखुश दिखे तो वहीं पर बर्केनहेड क्या कर देता है, मोतीलाल नेहरू को बेइज्जती कर देता है। अब बेइज्जती कर देता है तो वहां से फिर क्या वापस आते हैं कौन, जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू। और वही बेइज्जती के बाद आप देखोगे कि भारतीय इतिहास में कहीं भी फिर मोतीलाल नेहरू का जिक्र नहीं होगा। अब जब ऐसा चीज सुनता है कौन, बेटा, भाई कितना है तो बाप का बेइज्जती कर दिया तो बेटा को बुरा लगेगा ही। तो इस नेहरू रिपोर्ट में मांग किया गया था डोमिनियन स्टेट का। डोमिनियन स्टेट का मतलब औपनिवेशिक व्यवस्था, औपनिवेशिक राज्य का मांग किया गया था कि मतलब कि अंग्रेज तुम सबसे ऊपर रहो, लेकिन तुम अपने नीचे हमको क्या रखो, स्वतंत्र रखो, हमको भी अपना डिसीजन लेने का हक दो। ये मांग किया गया था कहाँ, नेहरू रिपोर्ट में। अब इसी चीज से गुस्सा हो जाते हैं क्या, जब मोतीलाल नेहरू का बेइज्जती होता है, ये नेहरू रिपोर्ट को पास नहीं किया जाता है, तो जवाहरलाल नेहरू क्या हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। तो नेहरू रिपोर्ट जब सफल नहीं हुआ तो उसके बाद लोगों को याद आता है कि अच्छा, इरविन हमको जब 1919 का क्या बनने वाला था, एक्ट बनने वाला था, तो 1917 में आश्वासन दिया था कि तुमको औपनिवेशिक राज का क्या मिलेगा, दर्जा मिलेगा। तो लोग इस उम्मीद में कहाँ जाते, दिल्ली जाते इरविन से मिलने, महात्मा गांधी, तेज प्रताप, सब विट्ठल भाई पटेल, ये सब सभी मिलकर जाते इरविन से मिलने और इरविन से आश्वासन लेने जाते हैं कि इरविन साहब आप तो बोले थे कि हमको औपनिवेशिक राज का दर्जा दीजिएगा, तो आप दर्जा दीजिए। काफी लंबे समय पहले आप बोले थे और आपको इतना दिन बीत गया है, अभी तक हमको औपनिवेशिक राज का दर्जा नहीं मिला, तो कम से कम अब तो दे दीजिए। ये मांग मांगने जाते हैं सभी लोग, लेकिन इरविन के तरफ से कोई भी औपचारिक निर्णय नहीं लिया जाता है। तो जब औपचारिक निर्णय नहीं लिया जाता है तो लोग यहाँ से क्या हो जाते हैं, इरविन से मिलने तो जाते हैं लेकिन नाखुश होकर आते हैं। और जब नाखुश होकर आते हैं तब क्या होता है, उसके बाद 1929 में, दिसंबर 1929 में क्या होता है, लाहौर अधिवेशन। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं। और जवाहरलाल नेहरू करते हैं तो वहीं पर वो 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर, लाहौर में रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा को फहराते हैं और वहीं पर ये शपथ लेते हैं, वहीं पर ये निर्णय तय करते हैं कि अब हम औपनिवेशिक राज का दर्जा नहीं मांगेंगे, हम अब क्या करेंगे, पूर्ण स्वराज का मांग करेंगे। पूर्ण स्वराज का मांग कि मतलब कि जो अभी तक औपनिवेशिक राज का दर्जा मांगा जा रहा था कि सबसे ऊपर अंग्रेज ही रहेगा, औपनिवेशिक राज का मतलब होता है कि सबसे ऊपर अंग्रेज ही रहेगा, लेकिन नीचे हम लोग को क्या रखे, स्वतंत्र रखे। वो जो भी कहेगा उसके अनुसार ही नियम कानून सब कुछ चलेगा, लेकिन नीचे हम लोग को अपना निर्णय लेने का तो अधिकार होना चाहिए, उसी को बोलते हैं औपनिवेशिक राज्य। लेकिन अब यहाँ पर से गुस्साए कौन, सारे कांग्रेस के लोग गुस्साए और यहाँ पर क्या कर देते हैं कि अब औपनिवेशिक राज्य के जगह पर अब पूर्ण स्वराज का मांग तय हो जाता है। तो मतलब अब लक्ष्य क्या रखा जाता है, पूर्ण स्वराज का रखा जाता है। तो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कब रखा गया, 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में। और यहीं पर जवाहरलाल नेहरू कहते हैं क्या कि 26 जनवरी 1930 तक हम क्या करेंगे, पूर्ण स्वराज लेकर रहेंगे, मतलब कि हम भारत को आजाद करके रहेंगे। ये कौन बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू ही थे। लेकिन ये चीज 26 जनवरी 1930 को ले नहीं पाते हैं, तो कांग्रेस द्वारा फरवरी 1930 को फिर महात्मा गांधी को कहा जाता है कि आप क्या करिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कीजिए। अब देखिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या होगा, शुरू होगा। उससे पहले महात्मा गांधी क्या करते हैं, कहते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले हम अपनी मांगों को कहाँ रखेंगे, वायसराय के पास रखेंगे। तो यहीं पर 11 सूत्री मांग का क्या करते हैं, मांग करते हैं कौन, महात्मा गांधी। तो इसी 11 सूत्री को मांगने के लिए यंग इंडिया उस समय का पत्रिका था, इसी पत्रिका में अपना प्रकाशन, यंग इंडिया पत्रिका में अपना प्रकाशन छपवाते हैं। 2 मार्च
1930 को, 2 मार्च 1930 को प्रकाशन छपवाते हैं और कहते हैं क्या कि वायसराय द्वारा ठोस आश्वासन या ठोस विचार नहीं करने पर क्या किया जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत किया जाएगा। तो इस पर कोई विचार नहीं देता है वायसराय। तब महात्मा गांधी यहाँ पर कहते हैं क्या कि हमने घुटने टेक कर माफी मांगे लेकिन बदले में मुझे पत्थर मिला। ब्रिटिश के इस विचार से मैं काफी ज्यादा क्या हूँ, आश्चर्यचकित हूँ। मतलब कि अंग्रेजी सरकार क्या सिर्फ जानता है, प्रतिक्रियाओं का जवाब देना जानता है। मतलब गांधी जी को खुद यहाँ पर इल्म हो गया था कि शांति से हम क्या नहीं कर सकते, और जो आंदोलन करेंगे तो उससे हमको पूर्ति कुछ होने वाला है नहीं। इसलिए गांधी जी को यहाँ पर कहना पड़ गया कि अंग्रेज सरकार से प्रतिक्रियाओं का जवाब देना जानता है। चलिए तो अब शुरू करेंगे गांधी जी क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले दांडी यात्रा शुरू करते हैं। दांडी यात्रा कब से कब तक होता है, 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक क्या होता है, दांडी यात्रा होता है। 6 अप्रैल तक ये साबरमती, 12 मार्च से साबरमती से चलते हैं और 6 अप्रैल को दांडी पहुंचते हैं और यहीं पर जल से नमक बनाकर इस सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो 12 मार्च से जो 6 अप्रैल तक चले थे, ये टोटल 240 किलोमीटर चले थे। 240 किलोमीटर 24 दिन में तय किए थे, 24 दिन में तय किए थे। तो इसी को बोला जाता है दांडी यात्रा। दांडी यात्रा का शुरुआत कब, 12 मार्च 1930 को, और यहाँ 6 अप्रैल 1930 को क्या हुआ था, दांडी पहुंचे थे। वहां जल से क्या बनाए, नमक बनाए, और नमक बनाने के बाद फिर वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत की। ये आंदोलन काफी ज्यादा तीव्र हुआ पूरे भारत में, और तब अंग्रेजों को बड़े बड़े नेताओं को क्या करना पड़ा, गिरफ्तार करना पड़ा। जब गिरफ्तार किए फिर भी आंदोलन शांत होने का नाम नहीं ले रहा था, तब अंग्रेज को पता लग गया कि अब हम बल से आंदोलन को समाप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए क्या किया, शांतिपूर्ण सम्मेलन किया गोलमेज में। लंदन में गोलमेज नाम का जगह है, वहां पर 3 सम्मेलन करता है, जिसमें से कांग्रेस सिर्फ एक में जाते हैं। वो दूसरा सम्मेलन जब था तब, यानी कि 1930, 1931, 1932, ये 3 क्या हुआ था, गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज नाम का जगह लंदन में, वहीं पर सम्मेलन हुआ था। और ये सम्मेलन में होना क्या था कि जो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत जो दंगा फसाद हुआ था, आंदोलन जो हुआ था, उसी आंदोलन को विचार करने के लिए और उनकी बातों को, भारतीय की बातों को रखने के लिए यहाँ पर क्या हुआ, सम्मेलन हुआ। तो सिर्फ दूसरा सम्मेलन जब था उसी में गांधी जी क्या गए, गोलमेज गए। बाकी पहला में अम्बेडकर, दूसरा में अम्बेडकर और तीसरा में अम्बेडकर। मतलब कि अम्बेडकर जी जो थे वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में कहाँ गए थे, ब्रिटेन गए थे। लेकिन गांधी जी सिर्फ और सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए थे। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो गोलमेज सम्मेलन से कोई वैसा ज्यादा मतलब कि बदलाव आता नहीं, फर्क पड़ता नहीं है। उसके बाद क्या होता है, 1935 में भारत शासन अधिनियम बनता है। तो ये तो लंबा टॉपिक है, इसको टॉपिक में पढ़ाएंगे। उसके बाद 1937 में क्या होता है, प्रांतीय विधानसभा का चुनाव होता है। इस प्रांतीय विधानसभा के चुनाव में 11 प्रांतों में चुनाव होता है, जिसमें 8 प्रांत में कांग्रेस क्या करता है, जीत हासिल करता है। 3 प्रांत में अन्य पार्टियों का सरकार रहता है। तो अब देखिए कि चुनाव के जरिए क्या हुआ कि अंग्रेज का जो भी कार्यकारिणी परिषद था उसमें किसका हो गया, विधानसभा में कांग्रेस का एंट्री हो गया। जब कांग्रेस का एंट्री हो गया तो अब अंग्रेज कोई भी नीति भारत के विरोध में बनाएंगे तो उस पर सवाल जवाब कौन करेगा, कांग्रेस करेगा, क्लियर है। लेकिन अब यहाँ पर देखते क्या है कि अब 1939 में हो जाता है सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू, और अंग्रेज बिना भारतीय मतलब कि कांग्रेस से, बिना कांग्रेस से पूछे भारतीयों को शामिल कहाँ कर देता है, सेकेंड वर्ल्ड वार में। अब इससे अंग्रेज क्या चाहता था, मतलब यही नहीं चाहता था कि सेकेंड वर्ल्ड वार तो हो रहा है तो हमको भारतीय लोग क्या दे, साथ दे। लेकिन इससे ये गलती हुआ कि ये उस समय प्रांतीय विधानसभा में कांग्रेस क्या थे, इलेक्शन जीत कर गए थे, तो कम से कम एक बार कांग्रेस से पूछना चाहिए था। लेकिन ये पूछा नहीं, तो जब नहीं पूछा तो इससे कांग्रेस क्या हो गए, खफा हो गए और बोले कि ऐसा चुनाव जीतने से हमको क्या फायदा है कि जब तुम सेकेंड वर्ल्ड वार में भारतीयों को शामिल कर दिया और तुम विधानसभा में बैठे कांग्रेस के सदस्यों से तुम एक बार पूछा तक नहीं। तब यहीं पर कांग्रेस गुस्सा जाते हैं और कहते क्या है कि हम इस प्रांतीय विधानसभा के कार्यकारिणी परिषद से क्या दे रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। और वो वहां से क्या देते हैं, कांग्रेस इस्तीफा दे देते हैं। जब कांग्रेस इस्तीफा देते हैं तो वहीं 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस मनाते हैं, और धन्यवाद दिवस मनाते हैं और कहते हैं क्या कि क्या हो गया, कांग्रेस से मुक्ति किसको मिल गया, विधानसभा को मिल गया।
अब देखिएगा यहाँ पर कहानी क्या होता है। अब यहाँ से कांग्रेस हट गया, लेकिन अब भारत किसका साथ नहीं देगा, अंग्रेज का साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नहीं देगा। देखिए कहानी बस समझने वाला है, बहुत बोरिंग सब्जेक्ट लगता है हिस्ट्री, ऐसा बात नहीं है। और मेरा मकसद नहीं कि हिस्ट्री हम आप लोग को पढ़ाएं, सिखाएं हम हिस्ट्री की कैसे हिस्ट्री चला था। अगर जो मेरा मकसद सिर्फ पढ़ाना रहता तो अभी तक बहुत ज़्यादा टॉपिक में पार कर दिया होता, ठीक है ना। लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ नहीं, मैं ये सोचता हूँ कि आप लोग अच्छे से क्या करें, टॉपिक को समझे, एनालिसिस करें कि क्या हुए, कैसे कैसे दौर, कैसे कैसे घटना क्या हुआ है, बीता है, कैसे कैसे घटना गया है। तो इसी को पहले आप लोग क्या कीजिए, समझिए, सीखिए और तब हिस्ट्री फिर पढ़िए। देखिए फिर कितना मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो यही से इस्तीफा दे दिया कौन, कांग्रेस दे दिया। तो अब होता है 1940 में क्या शुरू, अगस्त प्रस्ताव। अब देखो ये अगस्त प्रस्ताव क्या है। इस समय भारत में वायसराय लिथुओ था। सुबह जब देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी अपने वर्चस्व को बढ़ा रहा था और अंग्रेज के सहयोगी देशों को जर्मनी अपने कब्जे में जब कर रहा था, तो सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं कांग्रेस से क्या, कि यही समय है अंग्रेजों से आजादी मांगने का। कि मतलब कि अंग्रेज अभी दुविधा में है और हम लोग के पास यही मौका है कि अंग्रेज से हम आजादी मांगेंगे तो आजादी वो हमको क्या करेंगे, दे देंगे। अगर जो अभी नहीं मांगे तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर अगर जो जीत जाएंगे अंग्रेज तो फिर से हम पर क्या हो जाएंगे, हावी हो जाएंगे। और फिर जो अभी थोड़ा थोड़ा हमसे क्या कर रहे हैं, लाभ कमा रहे हैं, जब उनका स्थिति बिगड़ेगा तो वो पूरी एक बार में नहीं छोड़ना चाहेंगे। तो ऐसी स्थिति को हम सामना करने से पहले ही क्यों ना करें, हम उससे आजादी मांगे। ये कहना था, कथन किसका, सुभाष चंद्र बोस जी का कहना था। तो यहीं पर इनके प्रतिक्रिया में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं कि नहीं, अभी अंग्रेज संकट की घड़ी में है, अभी उससे आजादी का बात करना सही नहीं है। ये मतलब कि अंग्रेज हम पर जुल्म पे जुल्म ढाए जा रहा है, लेकिन उसके संकट की घड़ी में हम उसकी मुसीबत को समझें। अरे मौका यही है आजादी लेने का, कहाँ हैं आप लोग। महात्मा गांधी प्यार से उनसे 11 सूत्री मांग मांगे तो आपको नहीं दिए। जवाहरलाल नेहरू, आपके पिता मोतीलाल नेहरू जब गए थे नेहरू रिपोर्ट लेकर, तब उनको बेइज्जती करके भगा दिया। तो वो चीज आप लोग को नहीं याद आ रहा है, अभी याद आ रहा है कि अंग्रेज अभी मुसीबत की घड़ी में है। ऐसे कब तक चलेगा। अरे कभी तो अपने बारे में छोड़ के भारतीयों के बारे में सोचिए, जनता के बारे में सोचिए। अगर सोच लेते तो ऐसा थोड़ी आप बोलते कि अभी अंग्रेज मुसीबत की घड़ी में, अभी उससे आजादी का बात करना सही नहीं है। ये बात महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू खुद बोले हैं। मतलब कि भारतीय जुल्म सहे वो उनको बर्दाश्त है, लेकिन अंग्रेज से हम आजादी का बात इस मुसीबत के घड़ी में कर लें वो उनको बर्दाश्त नहीं है। समझिए इतिहास को, यही इतिहास है, इसी को तो पढ़ना है और क्या करना है। अब देखिए यहीं पर अगस्त प्रस्ताव क्या होता है, लिथुओ द्वारा लाया जाता है। लिथुओ जब सुनता है क्या कि महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू ऐसी बात कर रहे हैं, तो लिथुओ समझ जाता है कि यही मौका है भारतीयों से अपना सहयोग लेने का। ये एक तरफ महात्मा गांधी अंग्रेजों से आजादी का बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका भलाई सोच रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उस स्थिति में भी जब ये भलाई का बात कर रहे थे महात्मा गांधी, उस स्थिति में लिथुओ को क्या समझा, क्या सूझा, अपना फायदा सूझा। देखिए करे जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी तो हमारी ही बात कर रहे हैं, तो चलो क्यों ना हम अपना बात को मनवा लें। तो अब आ जाते हैं अपना प्रस्ताव लेकर। अब प्रस्ताव क्या था, वही घिसी पिटी बात पहले वाला। तो घिसी पिटी बात को हम टॉपिक में पढ़ेंगे, क्या था वो सब घिसी पिटी बात है तो उसको छोड़ ही देते हैं, इसको टॉपिक में समझेंगे। लेकिन घिसी पिटी बात जब था तो महात्मा गांधी को भी लगा कि नहीं, इससे हमको कोई फायदा होने वाला नहीं, ये सब तो सब पुराना बात है, तो हमको नया दिया क्या है। तो इसीलिए प्रस्ताव को क्या कर देते हैं, विरोध कर देते हैं। और फिर कहते हैं क्या कि अब तक हम सत्याग्रह कर रहे थे, लेकिन अब हम सत्याग्रह की जगह व्यक्तिगत सत्याग्रह करेंगे। तो 17 अक्टूबर 1940 से क्या होगा शुरू, व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह था क्या, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह बस यही है कि पहले सत्याग्रह हम अपने मन मुताबिक करते थे, लेकिन अब जो सत्याग्रह करेंगे उससे पहले अंग्रेज को हम खबर कर देंगे कि हम क्या करने वाले हैं, सत्याग्रह करने वाले, आंदोलन करने वाले हैं। तो यही होता था क्या, व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो व्यक्तिगत सत्याग्रही पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, तो विनोबा भावे थे, विनोबा भावे थे। दूसरे कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। और तीसरे कौन थे, ब्रह्मदत्त थे, ब्रह्मदत्त थे। ये तीनों क्या थे, सत्याग्रही थे। ठीक है, तो इसी को समझेंगे।
अब इसी को एक एक करके क्या करेंगे, टॉपिक में अच्छे से समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, कैसे क्या बात हुआ, क्या घटना घटा, कैसे अंग्रेज का प्रतिक्रिया हुआ, कैसे भारतीय अपने प्रतिक्रिया दिए, जब सारे बात क्या करेंगे इसमें समझेंगे। तो 1940 तक का सफर हम लोग का हुआ है। अब ये 7 साल का सफर और रहा है, तो इस वीडियो में तो हो नहीं पाएगा, काफी लंबा वीडियो बन गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि इंट्रोडक्शन इसका आईएनसी का पूरी तरह से खत्म करके भारत को आज़ादी दिलवा दें और फिर महात्मा गांधी का हत्या करवा दें। मतलब इतिहास पढ़ना इसलिए बोल रहे हैं, हमको थोड़ी करना है, ठीक है ना। तो ये हुआ था, कहानी चला था। तो आज यहीं तक रहने देते इस लेक्चर में, बाकी भी बातें नेक्स्ट लेक्चर में होगा। आप लोग जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और पीडीएफ इसका डिस्क्रिप्शन लिंक है, टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जाके ज्वाइन हो जाइए। सिर्फ पीडीएफ डाउनलोड करके मत छोड़िए, ज्वाइन कर लीजिए अच्छे से। जब भी कोई मैं पीडीएफ डालूंगा तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, आप लोग डाउनलोड करके उसको प्रिंट आउट करके पढ़िएगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम चैनल का लिंक रहेगा, वहाँ जाके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को, ठीक है। धन्यवाद, शुक्रिया। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।